हेलो एंड वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल सीबीएसई सिंप्लीफाइड। मैं हूं अनुपम मिश्रा। जो हम स्टोरी डिस्कस कर रहे थे द होम कमिंग रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि आईसीएसई बोर्ड क्लास 9th का जो 9th और 10th का जो बुक है ट्रेजर चेस्ट इंग्लिश लिटरेचर का, उसमें क्लास 9th के लिए जो 5 स्टोरीज प्रिस्क्राइब्ड हैं उसका ये स्टोरी नंबर 4 यानी कि चैप्टर नंबर 4 है। इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। उसके फर्स्ट पार्ट में वीडियो इस यूट्यूब के इस चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है और ये कहानी का बाकी का हिस्सा है, अंतिम हिस्सा है, जिस पर ये वीडियो मैं ये दूसरा एक वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। पीछे की जो कहानी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वो फर्स्ट वीडियो में पूरा उसको मैंने कवर किया हुआ है, तो रिकैप करने का तो समय नहीं है, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला स्टोरी काफ़ी बड़ी है, तो इसको हम जल्दी से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं और साथ साथ इसके जो वर्ड मीनिंग है और बाद में टोटल कहानी को समराइज करने की भी कोशिश करेंगे। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। Yet it is at this very age when in his heart of hearts a young lad most crave for recognition and love, and he becomes the devoted slave of anyone who shows him consideration, but none dare openly love him, for that would be regarded as undue indulgence, and therefore bad for the boy. So, what with scolding and chiding, he becomes very much like a stray dog that has lost his mother. अब ये बेसिकली जैसा कि ये स्टोरी हमने बात की थी कि एक 14 ईयर ओल्ड बॉय है फटिक चक्रवर्ती, कैसे वो अपनी मदर के द्वारा, द बॉय हैज ऑलरेडी लॉस्ट हिज फादर एंड ही वाज ब्रॉट अप एंड टेकन केयर ऑफ बाय हिज मदर ओनली, एंड ही हैज अ यंगर ब्रदर हुज नेम इज माखन। अब उसकी जो मदर थी उसको हमेशा एक बर्डन की तरह, एक अनड्यू जो फैमिली पर बर्डन है या रिस्पॉन्सिबिलिटी के जैसे उसको ट्रीट करती थी। थोड़ा सा बायस्ड उनका अप्रोच और एटीट्यूड भी था इस बच्चे के प्रति, क्योंकि ये काफ़ी लड़का शैतान था, तो इसको इसके मामा के साथ भेज दिया गया है। तो उसी के बारे में कहानी चल रही है। तो राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कह रहा है कि देखिए, जो ये टीन एज वाली एज है, खासकर कोई बच्चा, खासकर कोई लड़का या जिसकी उम्र 13-14 साल के लगभग की है, तो उसका जो साइकोलॉजिकल स्टेटस माइंड का जो होता है वह किस तरीके से होता है। देखिए इस एज पर क्या होता है, बच्चे जो होते हैं वो देखिए उनके अंदर क्या डिज़ायर होती है, क्या इच्छा होती है, दे क्रेव फॉर रिकॉग्निशन एंड लव। वो अपनी पहचान बनाने की जद्दोजहद में लगे होते हैं और वो चाहते हैं कि लोग उनको प्यार करें। देखिए यहाँ प्यार करने का मतलब किसी एक पर्टिकुलर सेंस में हमें नहीं लेना चाहिए। वो प्यार का मतलब वो माँ का बच्चे के लिए प्यार, या भाई का भाई के लिए, भाई का बहन के लिए, इस तरीके का प्यार, वो सबसे ज़्यादा इस चीज़ के से प्रभावित होते हैं, सबसे ज़्यादा इस चीज़ के पीछे भागते हैं। एंड जो कोई भी उनको थोड़ा सा स्नेह देता है या उनको थोड़ा सा प्रोत्साहित करता है या उनको अच्छी तरह से ट्रीट करता है या उनकी वैल्यू समझता है या उनको कंसिडर करता है, तो वो ऐसा लगता है कि भाई वो एक तरीके से जैसे कि उनके एक तरीके से गुलाम हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर एक टीनेज बॉय से आप नम्रता से, प्यार से बात करेंगे तो वो आपकी बात सुनेगा और बात समझेगा भी। लेकिन अगर आप इस तरीके का बच्चे के प्रति एटीट्यूड रखेंगे, चाहे वो स्टूडेंट हो या अपना खुद का बच्चा हो या रिश्तेदारों का बच्चा हो, तो बच्चों में थोड़ा सा इस तरीके की फीलिंग आ जाती है। उनको लगता है कि भाई मुझे लगातार इग्नोर किया जा रहा है या मुझे थोड़ा सा बाकी बच्चों से आइसोलेट किया जा रहा है। अब ऐसा क्या होता है कि नो वन डेयर ओपनली लव हिम, और कोई भी उन बच्चों से इस तरह से खुलकर प्यार अगर करता भी है तो दिखाने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि शायद बच्चों का एक इस तरह के जो बच्चे होते हैं इस एज में होते हैं, थोड़ा सा इमेच्योर माइंड होता है, समझ थोड़ी सी कम होती है, तो उनको कहीं इस चीज़ को कहीं को वो गलत ना समझ बैठे, तो इसलिए जो बड़े होते हैं वो भी थोड़ा सा इन सब चीज़ों से दूर रहते हैं। तो बेसिकली है क्या, तो होता क्या है कि जब इस एज में जो डिफरेंट इमोशंस होते हैं, डिफरेंट फीलिंग्स होती हैं, डिफरेंट शेड्स ऑफ लाइफ जब बच्चों के सामने आते हैं, जिसमें देखिए डांट पड़ना भी होता है, तो ऐसा लगता है कि भाई उसको खुद में ऐसा फील होने लगता है कि उसकी जो हालत है वो एक ऐसे गली के कुत्ते के समान हो गई है जिसका मालिक जो है मर गया है और उसके मालिक ने उस कुत्ते को छोड़ दिया। कुल मिला के इस पैराग्राफ में ये बताने की कोशिश की गई है तो ये जो एज है, पर्टिकुलर एज है, खासकर 14-15 साल की एज है, इसमें बहुत सारे इमोशंस होते हैं, बहुत सारी फीलिंग्स होती हैं बच्चों के मन में। दे एक्चुअली क्रेव फॉर रिकॉग्निशन एंड लव। दे एक्चुअली वांट दैट समवन शुड एक्चुअली respect them for what they are, and people actually should shower love on them। ठीक है, कोई अगर ऐसा करता है तो वो एक तरीके से उनके क्या कहते हैं, एक तरीके से स्लेव बन जाते हैं, एक तरीके से गुलाम बन जाते हैं।
और जब उनको डांटा फटकारा जाता है तो उनकी हालत ऐसी हो जाती है, उनको ऐसा फील होता है कि भाई ये तो उनकी हालत जैसे गली के कुत्ते जैसी हो जाती है जिसका मालिक या तो मर गया है या उस मालिक ने उसको छोड़ दिया है। फॉर ए बॉय ऑफ 14 हिज own house is the only paradise. To live in a strange house with strange people is little short of torture, while the height of bliss is to receive the kind looks of women and never be slighted by them. देखिए खासकर इस जो टीन एज के बच्चे की बात हो रही है, क्योंकि इस कहानी के पूरे सेंटर में जो मेन किरदार है उसका नाम फटिक चक्रवर्ती है, who is a 14-year-old boy who has lost his father. Now he has come far away from his home and he has started living with his own uncle, and he now often feels that he is actually isolated from the rest of the family, and her aunt doesn't actually care about him, and her aunt does not actually show any kind of love or sympathy for this little boy. तो उसको थोड़ा सा फील होता है। तो ऐसे बच्चों के मन में क्या होता है कि भाई अपना घर ही सबसे अच्छा है, चाहे अपना घर कैसा भी हो। उनको लगता है अपना जो खुद का घर है ना वो स्वर्ग के समान है, किसी दूसरे के घर में, किसी अजनबी के घर में और अजनबी लोगों के बीच में रहना एक किसी टॉर्चर से कम नहीं है। ठीक है, तो ऐसा लगता है कि नहीं भाई अपना घर सबसे अच्छा है, रिश्तेदारों के साथ रहकर थोड़ा सा उस तरीके का फीलिंग बच्चों के अंदर आता नहीं है। And it was anguish to Fatik to be the unwelcome guest in his aunt's house, despised by this elderly woman and slighted on every occasion. If she ever asked him to do anything for her, he would be so overjoyed that he would overdo it. अब देखिए क्या है कि उसको थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन भी था। फ्रस्ट्रेशन उस बच्चे को, देखिए उस बच्चे का माइंडसेट आप समझिए। एक बच्चा जिसके फादर नहीं है और मदर भी एक तरीके से उसको उतना लाइक नहीं करती, एक तरीके से वो छुटकारा पाना चाहती थी उससे। हालांकि उसने डायरेक्टली तो ऐसा नहीं कहा स्टोरी में, फिर भी वो अपने भाई के साथ अपने बच्चे को भेज देती। और वहां जाकर बच्चे को कुछ समय बाद फील होता है कि ही इज लाइक जस्ट एन अनवांटेड गेस्ट इनसाइड द हाउस। और उसकी आंट उनका जो एटीट्यूड और रवैया और बिहेवियर है वो भी बच्चे के प्रति बहुत अच्छा नहीं, हमेशा उसको डांटती फटकारती रहती है, तो वो बड़ा ही मायूस सा फील करता है। तो कई बार ऐसा होता है कि उसको लगता था कि भाई एक तो मुझे ये लगातार कॉन्स्टेंटली इग्नोर किया जाता है, क्योंकि आंट के भी भाई उनके मामी के भी 3 बच्चे ऑलरेडी थे, चौथा ये एक और आ गया। तो मामी कभी कभार उससे कुछ काम के लिए कह देती थी, तो ये इतना खुश हो जाता था कि चलो भाई मुझे इस लायक समझा गया है कि घर में मुझे कोई काम बताया गया, तो ओवर एक्साइटमेंट में वो कुछ काम को कुछ ज़्यादा ही कर देता था। तो फिर आंटी उसको मामी उस पर गुस्सा करती थी कि नहीं यार तुम तो बिल्कुल मूर्ख आदमी हो, मूर्ख बच्चे हो, तुम्हें इन सब चीज़ों की समझ नहीं है, तो एक काम करो, चलो ठीक है भाई तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, इन सब चीज़ों से आप मतलब ना रखें। The cramped atmosphere of neglect in his aunt's house oppressed Fatik so much that he felt that he could hardly breathe. He wanted to go out into the open country and fill his lungs and breathe freely. अब cramped atmosphere कौन सा एटमॉस्फेयर की बात हो रही है? उसके घर का जो आंटी यानी कि मामा के घर का माहौल जो था, देखिए मामा का बिहेवियर तो उस बच्चे के प्रति बिल्कुल ठीक ठाक था, एक स्नेह वाला एक एटीट्यूड था उस बच्चे के प्रति। हाँ, मामी का थोड़ा सा बिहेवियर उस बच्चे के प्रति उतना अच्छा नहीं था। तो बच्चों को ऐसा लगता था कि मेरे इस माहौल में थोड़ा सा बहुत ही नैरो एनवायरनमेंट, नैरो एटमॉस्फेयर का मतलब ऐसा लग रहा है कि भाई यहाँ मुझे लगता है सांस लेना बड़ा मुश्किल हो गया है, ऐसा दम घोटू माहौल है। वो दम घोटू माहौल का मतलब यहाँ पर यह है कि उसको बच्चे की फीलिंग्स इस तरीके की हो गई थी, उसको लगता था दैट ही इज़ कॉन्स्टेंटली बीइंग इग्नोर्ड बाय हिज ओन रिलेटिव्स, और मदर से भी बेचारा और दूर है। तो उसको लगता था यार मैं कहाँ आकर फंस गया। वो हमेशा बाहर जाना चाहता था और सोचता था कि मैं भाई बाहर निकलूँ और ज़रा खुली हवा में सांस लूँ, थोड़ा सा लाइफ को एंजॉय करूँ। बट देयर वाज नो ओपन कंट्री टू गो टू, सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय कलकत्ता हाउसेज एंड वॉल्स, would dream night after night of his village home and long to be back there. अब वो बेचारा बच्चा बड़ा फड़फड़ा रहा है, परेशान है। उसको लगता था यहाँ तो भाई ना कोई ओपन ग्राउंड है, ना बाहर जाकर खेलने की जगह। कलकत्ता तो ऑलरेडी बहुत क्राउडेड सिटी, पहले से भी काफ़ी क्राउडेड सिटी है और आज तो उसकी जनसंख्या काफ़ी बढ़ चुकी है। तो देखता है कि चारों तरफ गाँव जैसा यहाँ खुला माहौल तो है नहीं, चारों तरफ पक्के मकान बने और सब ऐसा लगता है कि कहीं पर भी जाने की या खेलने की जगह नहीं है। तो दिन रात अपने गांव के, अपने घर के बारे में सोचता रहता था और उसके मन में हमेशा ये इच्छा रहती थी कि भाई मुझे मौका मिले, मैं यहाँ से वापस अपने घर जाना चाहता हूँ। ही रिमेंबर्ड द ग्लोरियस मेडोज वेयर ही यूज्ड टू फ्लाई हिज काइट ऑल डे लॉन्ग एंड ब्रॉड रिवर बैंक्स वेयर ही वुड वॉन्डर अबाउट द लाइव लॉन्ग डेज सिंगिंग एंड शाउटिंग फॉर जॉय। अब वो अपने गाँव के दिनों को याद कर रहा है कि कैसे पूरे दिन खुले मैदानों में, घास के मैदानों में वो पूरे दिन पतंग उड़ाया करता
था, नदी के किनारे बैठता था, इधर उधर घूमता था, और पूरे दिन उसको सिर्फ एक ही काम रहता था, अपना घूमना है, लाइफ को एंजॉय करना है। अपने गांव के जो लड़कों था उनका वो ऑलरेडी लीडर था, तो पूरे दिन लाइफ को एंजॉय करता था। द नैरो ब्रुक वेयर ही वुड गो एंड डाइव एंड स्विम एट एनी टाइम ही लाइक, और एक वहाँ पर एक छोटी सी नदी की धारा भी बहती थी, तो वहाँ जाता था, वहाँ पर आराम से उसको स्विमिंग करता था, खूब लाइफ को एंजॉय करता था। लाइफ वॉज ऑल काइंड हैप्पी एंड काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट फॉर हिम। लेकिन यहाँ पर आकर जो लाइफ थी वो बिल्कुल चेंज हो चुकी थी उसकी। ही थॉट ऑफ हिज बैंड ऑफ बॉयज कंपेनियंस ओवर whom he was despo, and above all the memory of that tyrant mother of his who had such a prejudice against him occupied him all the night। पूरे दिन उसके मन में दो तीन बातें हैं, वो बार बार ख्याल आते रहते थे कि वो अपने दोस्तों के ग्रुप के बारे में सोच रहा है जिनका कि वो लीडर हुआ करता था, और सबसे बड़ी बात है कि वो उसको अपनी मदर की याद आ रही है, वही टायरेंट मदर। टायरेंट का मतलब यहाँ पर क्रूल, बहुत क्रूअल तरीके की मदर थी उसकी। कहते हैं कि तो उसको हालांकि वैसे टॉर्चर नहीं करती थी, लेकिन वो मदर को समझता था कि भाई मेरी मदर बड़े दयालु बिल्कुल नहीं है, मेरे प्रति तो बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं थे कि वो हमेशा अपने छोटे बेटे का पक्ष लेती थी, थोड़ा सा प्रेजुडिस था उसके मन में बड़े बेटे के प्रति, तो ये विचार उसके मन में सारे दिन आते रहते थे। किसकी बात हो रही है? फटिक की बात हो रही है। अ काइंड ऑफ अ फिजिकल लव लाइक दैट ऑफ एनिमल्स एंड लॉन्गिंग टू बी इन द प्रेजेंस ऑफ वन हु इज लव्ड एंड an inexpressible wistfulness during absence, a silent cry of the inmost heart for the mother, like the lowing of the cough in the twilight. This love, which was almost an animal instinct, agitated him। अब वो देखिए, अब वो किस चीज़ के बारे में सोच रहा है? अपनी मदर के बारे में सोच रहा है, अपने गांव के बारे में सोच रहा है, अपने दोस्तों के बारे में सोच रहा है, वहाँ क्या क्या चीज़ें एंजॉय करता था, और बेसिकली उसके मन में क्या चल रहा है कि वो चाहता था कि भाई मुझे, उसको लगता था कि यहाँ पर मुझे प्यार करने वाला कोई नहीं है। देखिए, किसी इंसान की वैल्यू हमें तब समझ में आती है जब वो इंसान हमसे थोड़ा सा दूर होता है। जब हम उसके बहुत पास और बहुत करीब होते हैं तो कई बार चीज़ें वैसी नहीं प्रतीत होती हैं जैसे कि वो एक्चुअल होती हैं। तो वो साइलेंटली अपनी मदर को याद कर रहा है कि वो सोचता है कि मेरी मदर, हालांकि वो मुझ पर गुस्सा बहुत करती थी, मुझ पर चिल्लाती भी थी, मुझे डांटती भी रहती थी, मुझे पसंद नहीं करती थी, लेकिन वो फिर भी उसको मन में लग रहा है कि अपनी मदर के बारे में सोच रहा है, उनको सोच कर याद कर रहा है। ठीक उसी तरीके से जैसे कोई गाय का बछड़ा है या कोई जानवर का बच्चा है, अपनी मदर को किस तरीके से याद करता है और वो चाहता है कि वो उनके क्लोज कांटेक्ट में रहें। इस तरीके की फीलिंग्स उसके बच्चे के मन में आती हैं, और ये इस बात को लेकर वो बड़ा परेशान होता रहता था। The shy, nervous, lean, uncouth and ugly boy. No one could understand it, but it preyed upon his mind continuously. तो जो फीलिंग्स थी उसको हमेशा मन में एक चीज़ रहती थी कि बहुत वो थोड़ा सा उसका नेचर थोड़ा सा चेंज हो गया था बच्चे का, थोड़ा शाई रहने लग गया, थोड़ा सा नर्वस हो गया, थोड़ा सा। लेकिन किसी लोगों को ये चीज़ समझ में आती नहीं थी, लोगों को लगता था पता नहीं भाई किस बात से परेशान है, लेकिन ये सब चीज़ें उसके दिमाग में कंटिन्यूसली लगातार चलती रहती थी जब वो अपने घर के से बाहर अपने मामा के घर पर रह रहा था। अब देखिए, कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आता है, कहानी थोड़ी सी और आगे बढ़ती है। There was no more backward boy, अभी बात हो रही है इसके स्कूल के परफॉर्मेंस की। There was no more backward boy in the whole school than Fatik. He gaped and remained silent when the teacher asked him a question, and like an overladen ass का मतलब डंकी होता है यहाँ पर, patiently suffered all the blows that came down on his back। अब स्कूल में देखिए परफॉर्मेंस होता है, बैकवर्ड बॉय था मतलब बिल्कुल पिछड़ा हुआ, परफॉर्मेंस की बात हो रही है। पढ़ाई में उसका मन तो बिल्कुल लगता नहीं था, और पढ़ाई में सबसे फिसड्डी बच्चा क्लास के अंदर, तो क्लास में चुपचाप अक्सर बैठा रहता था पीछे बेंच पर, और पूरे दिन उसको टीचर पढ़ा रहे हैं उसका समझ में नहीं आ रहा है, ध्यान ही नहीं दे रहा है, वो अपने विचारों, अपने ख्यालों में खोया हुआ है। ऐसा लगता था कि जैसे किसी गधे पर ना बहुत ज़्यादा बोझ डाल दिया, उसे ज़बरदस्ती कुछ करवाया जा रहा है। तो पढ़ाई के लिए तो बेचारे के लिए ऐसी हो गई थी जैसा लगता था कि भाई इसको ज़बरदस्ती पढ़ाई करवाई जा रही है, इसका मन तो है नहीं। तो क्लास में कुछ टीचर कुछ पूछते होंगे, कुछ भाई नोटबुक नहीं लाता होगा, होमवर्क नहीं करता होगा, या कुछ क्वेश्चन पूछा होगा उसका जवाब नहीं दे पाता होगा, तो उसकी फिर मार पड़ती थी। मास्टर साहब होते थे बेंच से लेके उसको पीठ पे उसके बेंत ही बेंत पड़ते थे। When the other boys were out at play, he stood wistfully by the window and gazed at the roof of the distant houses, and if by chance he espied children playing
ऑन द ओपन टेरेस ऑफ एनी रूफ हिज हार्ट वुड एक विद लॉन्गिंग। अब वो क्या करते थे, जब दूसरे बच्चे अपने घरों के बाहर खेल रहे होते थे तो वो अपनी खिड़की के पास खड़े होकर उनको देखता रहता था, और जो दूर घरों में जो छतें हुआ करती थी उनको देखता रहता था, और कभी कभी देखता था कि भाई पड़ोस के किसी ओपन टेरेस पर किसी छत पर बच्चे खेल रहे हैं, तो चुपचाप उसको कभी मौका मिलता था उनको खेलते हुए देखने का, तो उसके मन में फिर सिर्फ एक ही विचार आता था कि भाई मुझे भी अपने दोस्तों के बीच में ही रहना है, मुझे अपने घर वापस जाना है, क्योंकि उसको अपने गांव की, अपने घर की और वो सारी चीज़ों की बहुत याद आ रही थी। वो बड़ा परेशान था, कह नहीं पा रहा था केवल किसी से। तो एक दिन क्या हुआ, उसने सोचा कि अंकल से मैं भाई पूछता हूँ एक दिन कि भाई आखिर इतने दिन हम लोगों के यहाँ पर आए हो गए, मैं अपने घर वापस थोड़े दिन के लिए जाना चाहता हूँ, सबसे मिलना चाहता हूँ, तो मैं अंकल से पूछ लेता हूँ कि भाई हम घर आखिर कब जाएंगे। सो वन डे ही सम्ड अप ऑल हिज करेज एंड आस्क्ड हिज अंकल व्हेन कैन आई गो होम। तो एक दिन बड़ा उसने मन को बड़ा मजबूत करके, बड़ा साहस इकट्ठा करके, हिम्मत के साथ अपने अंकल से पूछ ही लिया आखिर कि अंकल भाई आप ये बताइए कि हम लोग घर कब जाएंगे, भाई छुट्टियां कब पड़ रही हैं, कब हम आखिर घर जाएंगे। His uncle answered, wait till the holidays come. But the holidays would not come till November and there was a long time still to wait. अंकल ने बोला कि नहीं परेशान ना बेटा, जब छुट्टियां आएंगी तब हम लोग चलेंगे। तब वो फिर उसने अपना कैलकुलेशन किया तो उसको लगा छुट्टियां तो अभी काफ़ी दूर है, छुट्टियां तो नवंबर में आएंगी, तभी तो बहुत समय, बहुत वेट करना पड़ेगा। लेकिन क्या करें, कोई ऑप्शन उसके पास था नहीं। अब एक दिन क्या होता है भाई, one day Phatik lost his lesson book. Even with the help of books he had found it very difficult indeed to prepare his lesson. Now it was impossible. Day after day the teacher would cane him unmercifully. His condition became so abjectly miserable that even his cousins were ashamed to own him. They began to jeer and insult him more than the other boys. He went to his aunt at last and told her that he had lost हिज बुक। अब एक दिन क्या हुआ, भाई साहब ने उनकी कोई नोटबुक या बुक होगी, वो बुक चांस की बात है वो उससे खो गई। अब किसी भी वजह से खो गई है, ये यहाँ पर कहना थोड़ा सा मुश्किल है। अब राइटर का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि यार इसके पास जब बुक्स होती थी तब ये नहीं पढ़ता था, इसको पढ़ना में मन नहीं लगता था, काम होमवर्क नहीं करता था, चीज़ों को सीखता नहीं था, परफॉर्मेंस बिल्कुल बेकार था, रोज़ स्कूल में मार पड़ती थी। अब क्या ऊपर से बुक खो गई भाई, अब तो पढ़ना तो लगभग इम्पॉसिबल है। अब जब टीचर पूछते होंगे उसकी बुक के बारे में, होमवर्क के या क्लास के बारे में, तो बेचारे के पास तो बुक है नहीं, तो रोज़ क्लास में पीटता था, मास्टर साहब भाई बहुत पीटते थे। अब जो उसके कज़न है, कज़न मतलब वो 3 भाई जो उसके मामा के लड़के थे, वो भी इसके साथ ही पढ़ते थे उसी स्कूल में, तो उनको बड़ा शर्म आती थी जब लोगों को पता चलता था भाई ये तो इनका कज़न है, कितना ढीठ और बिगड़ा वो लड़का है और किताब वगैरह लाता नहीं है, पढ़ता नहीं है, रोज़ इसकी मार पड़ती है। तो बड़ा इस चीज़ को अवॉइड करते थे कि कोई ये ना कहे कि भाई ये तुम्हारा भाई है। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि वो उसको भी खुलेआम बाकी दोस्तों के सामने और पब्लिक के सामने उसको बड़ा इंसल्ट करते थे। तो इस फटिक को एक दिन बड़ा इस चीज़ को काफ़ी बुरा भी लगता था, तो उस दिन लगा कि भाई अब तो बहुत ज़्यादा हो गया है। तो एक दिन आंट को जाकर उसने आखिर बता ही दिया कि उसने बोला कि भाई वो मेरी जो है आंटी जी बुक खो गई है। अब आंट का गुस्सा 7वें आसमान में पहुंच गया, वो तो पहले से ही उस लड़के को नापसंद करती थी। His aunt pursed his lips in contempt and said, "You great clumsy country lout, how can I afford with all my family to buy you new books 5 times a month?" अब जब आंट ने देखा उसको, बिल्कुल मन में घृणा तो थी, उनके आंटी के मन में नफरत तो करती थी, हालांकि कह नहीं पाती थी अंकल की वजह से। तो वो कहते हैं यार कितना ये लेजी टाइप का गांव का छोकरा है, और इतना सारा हमारे ऊपर फैमिली पर बर्डन है, 3 बच्चे हैं, चौथे तुम और 2 लोग हम हैं, तो इतना ऑलरेडी खर्चा हो रहा है, कॉपी किताबों का, पढ़ाई का, फीस का खर्चा जाता है, और तुम हो कि भाई हर महीने किताब खो के चले जाते, कभी तुम्हारी कॉपी खो जाती, तो भाई हम नहीं, तुम्हें बार बार बुक्स कहाँ से दिलाएं भाई, 1-2 बार की बात अलग है, तुम हर दूसरे चौथे दिन कोई तुम्हारी किताब खो जाती, कभी कॉपी खो जाती, भाई हम ये इतना भाई फालतू का खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकते। उसको बड़ा बुरा लगा भाई। अब कहानी धीरे धीरे अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच रही है। दैट नाइट on his way back from home, Phatik had a bad headache with a fit of shivering. He felt he was going to have an attack of malarial fever. His one great fear was that he would be a nuisance to his aunt. अब वो एक दिन बेचारा स्कूल से वापस आ रहा था at that night, नाइट यहाँ पर लिखा है, तो हो सकता है कि ये स्कूल से आने में से देर हो गई है, हो सकता है सेकेंड शिफ्ट का स्कूल हो। तो रास्ते में उसने फील हुआ कि उसको बड़ा तेज सर में दर्द हो रहा है और उसको कब कभी छूट रही है।
तो थोड़ी देर बाद उसने फील हुआ कि भाई उसको शायद बुखार भी आ रहा है, हो सकता है मलेरिया का अटैक हो। ये तो राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला जा रहा है कि हो सकता है मलेरिया हो, क्योंकि तेज सर में दर्द और कपकपी के साथ उसको बुखार आ रहा था। तो उसको लगा कि अगर मैं घर जाके बताऊंगा तो आंटी तो भाई बहुत नाराज होंगी। तो पहले कॉपी किताबों के चक्कर में डांट पड़ती थी, अभी बोलेंगे यार इसको बुखार और हो गया, अब इसकी मरण दवाई पट्टी सब करवाओ, डॉक्टर का खर्चा दो, आंट तो बड़ा नाराज होंगी। तो हुआ क्या बेसिकली, द नेक्स्ट मॉर्निंग फटिक वॉज नो वेयर टू बी सीन, ऑल सर्चेज इन द नेबरहुड प्रूव्ड फ्यूटाइल, द रेन हैड बीन पोरिंग इन टॉरेंट ऑल नाइट एंड दोज हु वेंट आउट इन सर्च ऑफ द बॉय गॉट ड्रेंस्ड टू द स्किन। एट लास्ट बिशंबर आस्क्ड हेल्प फ्रॉम द पुलिस। अब वो लड़का देखिए शाम से, और कहानी सीधे अगले दिन सुबह जंप कर जाती है। तो बीच की रात में बेसिकली क्या हुआ, ये लड़का घर वापस नहीं आया। कहानी में होता क्या है कि जब लड़का सुबह तक वापस नहीं आया तो भाई सब बड़ा परेशान, इसको ढूंढना शुरू किया। ढूंढ ढूंढ के सब लोग परेशान हो गए, किसी को नहीं मिला। और उस रात पूरी रात बारिश होती रही। तो जो भी लोग इस बच्चे के ढूंढने गए हैं, बच्चा खो गया भाई, घर वापस नहीं आया, 14-15 साल का बच्चा है, स्कूल से घर वापस नहीं आया, सब बड़े चिंतित भाई, पड़ोसी या जो भी जिनसे भी इन्होंने हेल्प मांगी होगी। तो जो भी इस लड़के को ढूंढने गए भाई, सर्च करने गए, तो वो किसी को मिला नहीं, पता नहीं कहाँ चला गया, लड़का एकदम से गायब हो गया। और बेचारे वो खुद बरसात में सारी रात भीगते रहे। तो जब कुछ नहीं हासिल हुआ तो बिशंबर ने बोला कि भाई अब पुलिस को इन्फॉर्म करना ही पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि लड़का भाई मिसिंग है, घर रात से वापस नहीं आया। अब कहानी में क्या हुआ इसको हम अज्यूम कर सकते हैं। एट द एंड ऑफ द डे अ पुलिस वैन स्टॉप्ड एट द डोर बिफोर द हाउस। इट वाज स्टिल रेनिंग एंड स्ट्रीट वर ऑल फ्लडेड. Two constables brought out Phatik in their arms and placed him before Bishambar, and he was wet through from head to foot, muddy all over, his face, eyes flushed red with fever, and his limbs all trembling. अब पूरा दिन निकल गया भाई। अगला दिन शाम को एक पुलिस की वैन आकर उनके घर के सामने खड़ी होती है, और अभी भी बारिश हो रही थी और रात भर बारिश हुई है, दिन भर बारिश हुई है। तो उस वजह से पूरा इलाका जो है पानी पानी, एक तरीके के साथ बाढ़ आ गई। तो उस गाड़ी से 2 आदमी कांस्टेबल पुलिसमैन निकले और उन्होंने भाई बिशंबर वहीं शायद खड़े होंगे, उनको बुलाया गया होगा। तो उन्होंने देखा कि ये किसी बच्चे को लेकर आए। तो बच्चे को पहचान लिया, रहे तो भाई मेरा भांजा फटिक है। तो देखा कि पूरा भीगा हुआ, सर से नीचे पांव तक पानी में बुरी तरह भीगा हुआ, पूरे चेहरे पे मट्टी लगी हुई है और आंखें बिल्कुल लाल बुखार से, पूरा शरीर उसका कांप रहा बुरी तरीके से। बिशंबर कैरियड हिम इन हिज आर्म्स एंड टुक हिम इनटू द इनर अपार्टमेंट. व्हेन हिज वाइफ सॉ हिम शी एक्सक्लेम, व्हाट द हीप ऑफ ट्रबल दिस बॉय हैज गिवन अस, हैडंट यू बेटर सेंड हिम होम. अब देखिए दोनों की, मामी और मामा का आप थोड़ा सा एटीट्यूड और अप्रोच देखिए इस बच्चे के प्रति। मामा को तो बड़ा चिंता है कि भाई बहन का बेटा है, तुरंत उसको गोदी में उठाया और अंदर कमरे में ले गए। और वाइफ ने उसको देखा, मामी ने, तो वो बोला यार तुम इस लड़के को फिर तुम उठा के ले आए, तुम एक काम करो उसकी भाई मदर को इन्फॉर्म करो, या नहीं तो उसको घर भेजो, भाई हम ये सब चीज़ें अब नहीं झेल पाएंगे। तो मामा को बुरा तो बहुत लगा, हालांकि कुछ कह नहीं पाए वो। फटिक हर्ड हर वर्ड्स एंड सॉब्ड आउट लाउड, अंकल आई वाज जस्ट गोइंग होम बट दे ड्रैग मी बैक अगेन. कह रहा अंकल मैं तो खुद ही ये घर छोड़कर अपने घर वापस जा रहा था, आंटी को लगता है कि मैं उनके फैमिली के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन हूँ। अब चूंकि मुझे भी वो सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती, रोते रोते बेचारा बता रहा है बुखार उसको बहुत तेज आ रहा है। कह रहा है मैं तो घर ही वापस जा रहा था, ये पुलिस वाले मुझे रास्ते मिल गए और मुझे वापस यहाँ घर तक ले आए. The fever rose very high and all that night the boy was delirious. Bishambar brought in a doctor. Phatik opened his eyes flushed with fever and looked up to the ceilings and said vacantly, Uncle, have the holidays come yet? May I go home? अब रात में क्या हुआ कि अंकल ने पता क्या जवाब दिया, ये तो नहीं बताया गया यहाँ पर। तो रात में उसके बेचारे का बुखार और तेज चढ़ गया, पूरी रात बच्चा दर्द बुखार से और परेशान, ठंड से कपकपा रहा है। ही वॉज वेरी रेस्टलेस कंडीशन हो गई थी। फटिक को के लिए तुरंत एक डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर उसने जब आँख खोली तो उसको लाल आँखें बिल्कुल बुखार से, और छत की तरफ देखता है और अंकल से पूछता है कि अंकल क्या छुट्टियाँ आ गई, क्या मैं अब घर जा सकता हूँ। अब सोचिए उस बच्चे की मेंटल कंडीशन क्या रही होगी और अंकल की मेंटल कंडीशन क्या रही होगी कि भाई इस बच्चे को मैं अपनी जिम्मेदारी पर यहाँ लेकर आया था और अच्छा खासा हंसता खेलता हुआ बच्चा था, और यहाँ पर हालत इसकी आके इस तरह की बिल्कुल पैथेटिक कंडीशन में आ गया है। इसका इतना तेज बुखार है, तो आखिर इन सब चीज़ों के लिए जिम्मेदार आखिर है कौन? Bishambar wiped his tears from his own eyes and took Phatik's lean and burning hands in his own and sat by him through the night. The boy began again to mutter. At last his voice became excited. Mother, he cried, don't beat me like that. Mother, exclamation mark, I am telling the truth. फिर exclamation mark. अब बिशंबर बेचारा बड़ा ही उनकी दयनीय स्थिति कह सकते हैं कि उनको समझ में नहीं आ रहा कि भाई आखिर ऐसे कंडीशन में वो मैं क्या ही कर सकता हूँ।
तो बेचारे को उसके बगल में बैठे हुए हैं, उसका हाथ अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, हाथ बिल्कुल इतना गर्म है, इतना तेज़ उसको बुखार आ रहा है। अंकल बेचारे पूरी रात उसके साथ बगल में बैठे रहे। अब वो लड़का बुखार में पीड़ित है, बेहोशी की हालत में, और बड़बड़ा रहा है और कह रहा है कि चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, मदर मदर मुझे, मम्मी मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मैं तो सच बोल रहा हूँ। तो समझ लीजिए कि वो उस बच्चे की हालत बुखार से ऐसी हो चुकी थी, एक तो मेंटल ट्रॉमा से वो गुजर रहा था, ऊपर से इतना तेज़ बुखार और मेंटल टॉर्चर, और जो इतने समय तक उसने इन सब चीज़ों को बर्दाश्त किया, आखिर था तो भाई वो 14 साल का छोटा बच्चा ही ना। तो वो उसको असल में देखिए इन सेंटेंसेस से क्या पता चल रहा है उसको कि उसके अब उसको अपनी मदर याद आ रही है, वही मदर जिसको एक टाइम पर वो नापसंद करता था। तो उसको लग रहा है कि भाई अब मेरी मदर अगर यहाँ पर इस समय मेरे पास होती तो शायद ये सब कंडीशन ना होती। अब फटिक के अंकल विशंबर को लगा कि भाई जो कंडीशन है थोड़ा सा ज़्यादा ही गंभीर कंडीशन है। The next day, Fatik became conscious for a short time. He turned his eyes about the room and, as if expecting someone to come, at last, with an air of disappointment, his head sank back on the pillow. He turned his face to the wall with a deep sigh. अब फटिक अगले दिन थोड़ा सा ठीक उसकी हालत हुई दवाइयों वगैरह से, तो उसने अपनी आंखें खोली और दरवाजे की तरफ देखा। शायद ऐसा लग रहा था वो किसी के आने का इंतज़ार कर रहा था। फिर काफ़ी देर तक इंतज़ार करता रहा, देखा कि कोई नहीं आया, तो उसने फिर अपना सर घुमा लिया तकिए की तरफ और अपना चेहरा दीवार की तरफ कर लिया और एक गहरी सांस उसने ली। Bishamber knew his thoughts and bending down his head whispered Fatik, I have sent for your mother. The day went by. The doctor said in a troubled voice that the boy's condition was very critical. कह रहा फटिक को समझ में आ गया कि सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा गंभीर है, लड़के की हालत बहुत वाकई में ख़राब है। तो उसने उसको समझ गया उसके मामा उसकी बात को, तो उसको बोलते हैं फटिक तुम बेटा चिंता मत करो, मैंने तुम्हारी मदर के लिए इन्फॉर्मेशन भेज दी है और वो आती ही होंगी। द डे वेंट बाई, पूरा दिन गुजर गया। तो डॉक्टर जब दोबारा देखने आए होंगे तो उन्होंने अंकल को बताया कि भाई इस लड़के की कंडीशन वाकई में बहुत सीरियस है, बहुत क्रिटिकल कंडीशन है। Fatik began to cry out, by the mark 3 fathom, by the mark 4 fathom, by the mark, and he had heard the sailor on the river steamer calling out the mark on the plumb line. Now he was himself plumbing an unfathomable sea. अब ये देखिए, अब वो एक तरीके से अनकॉन्शियस स्टेट में बच्चा पहुंच गया है। अब सोचिए कि ये एक बहुत ही पैथेटिक कंडीशन उस बच्चे के लिए। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है ये तो कहानी के लास्ट में ही हम पढ़ेंगे। अब वो इस तरह की कंडीशन में पहुंच गया है कि उसका दिमाग वो बड़बड़ा रहा है, पता नहीं क्या देख रहा है और क्या सोच रहा है और क्या बोल रहा है। तो कह रहा है फैदम बेसिकली एक यूनिट होती है जो समुद्र की गहराई नापने के काम आती है, और एक फैदम में करीब करीब 6 फीट होते हैं। तो वो बेसिकली क्या इमेजिन कर रहा है कि वो किसी नाव में स्टीमर में बैठा हुआ और स्टीमर जो चलाने वाला सेलर है वो समुद्र की जो उस नाव नदी की जो गहराई है उसको नाप रहा है। 3 फैदम, फिर 4 फैदम, एंड इस तरह से ये काउंटिंग आगे बढ़ती जाती है। प्लम लाइन कुछ नहीं, एक इंस्ट्रूमेंट टाइप का होता है जिससे किसी नदी की या किसी समुद्र की गहराई नापी जाती है। तो ये देखिए उसका उस कंडीशन में पहुंच गया है कि उसका दिमाग इस तरह की चीज़ें सोच रहा है कि पता नहीं वो कौन सी दुनिया में घूम रहा है। Later in the day, Fatik's mother burst into the room like a whirlwind and began to toss from side to side and moan and cry in loud voice. Bishamber tried to calm her agitation, but she flung herself on the bed and cried, Fatik, my darling, my darling. अब वो मदर भी शाम तक आ गई, उस पास में रहती होंगी, हो सकता है कलकत्ता के पास ही किसी विलेज में ये रहते थे, तो थोड़ा सा शाम तक वो उसकी मदर आ गई। अब जैसे ही उसको पता चला वो आई एकदम से, वो किसी से ना उन्होंने बात की, सीधे एकदम से आंधी तूफान की तरह वो कमरे में घुसी और एकदम से जोर जोर से उन्होंने रोना शुरू कर दिया। और फिर बिशंबर ने देखा कि बहन बहुत गुस्से में है और बहुत नाराज है, तो उसने उसको समझाने की, रोकने की, कुछ बताने की कोशिश की होगी, लेकिन बहन ने कोई उसकी बात बिल्कुल नहीं सुनी और सीधे जाके अपने बेटे को उसको माय डार्लिंग मेरे बेटे तुम चिंता मत करो, मैं आ गई हूँ। Fatik stopped his restless movements for a moment. His hands ceased beating up and down and said, "Ah." अब फटिक ने जब देखा कि भाई उसकी अपनी खुद की मदर आ गई है, तो वो थोड़ा सा रेस्टलेस हो चुका था, करवटें ले रहा था, बड़ा बेचैन था, बहुत परेशान था। अब वो हवा में हाथ चला रहा है, इधर उधर फेंक रहा है हाथ, तो वो थोड़ी देर के लिए वो चीज़ रुक जाती जब देखता कि हाँ भाई कोई आ गया, कोई लेडी आई, कोई औरत आई है, और वो औरत कोई नहीं बल्कि उसकी मदर थी। और वो माँ बड़ा ही इमोशनल सीन अगर कहें तो ये बहुत ही इमोशनल सीन रहा होगा उस समय पर। Fatik very slowly turned his head without saying anybody said, "Mother, the holidays have come." तो फटिक ने बेचारा कुछ बोला नहीं, उसने अपनी सर उठाया और मदर की तरफ
सर उठाकर किसी की तरफ देखा भी नहीं और बोला कि मदर फाइनली हॉलीडे आ गए हैं। कहानी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है, एकदम से कहानी यहाँ पर एंड हो जाती है। लेकिन इस कहानी को अगर हम इसको विजुलाइज करने की कोशिश करें तो ये हम पक्के तौर पर कह सकते हैं कि इस कहानी के एंड में जो लास्ट सेंटेंस उसके बाद कुछ और कहानी में ऐड नहीं किया गया है। सो वी कैन अज्यूम फ्रॉम द स्टोरी कि वो लड़के, उस लड़के की वहाँ पर एक तरीके से हम कह सकते हैं डेथ हो जाती है एंड ही डाइज एन अननेचुरल डेथ। बड़ा ही पैथेटिक, बड़ा ही टेरेबल कंडीशन में उस लड़के की डेथ हुई। तो कुल मिला के बात ये है कि एक बच्चा जो गाँव में खुशहाल जिंदगी जी रहा था, सिर्फ अपनी मदर की जिद की वजह से, या कहो कि उनके एक नेगेटिव रवैये की वजह से उस बच्चे को अपने गांव से दूर एक अपने रिश्तेदार के यहाँ रहना पड़ा, जहाँ पर उसको वो एक्सपेक्ट करता था कि जब वो अपने खुद के सगे मामा के घर जाएगा तो शायद उसको एक मदरली ट्रीटमेंट उसकी मामी देंगी, एक अच्छा उसको अनुभव होगा और एक अपने बच्चे जैसे वो अपने बच्चों को पाल रही हैं वैसे ही उसको ट्रीटमेंट होगा, बाहर लोग उसकी बात को समझेंगे और ठीक वैसा ही प्यार उसको मिलेगा जैसा उसकी अपनी मदर से मिलता है। लेकिन दुनिया में ऐसा होता नहीं है। माँ बाप जो अपने बच्चों को प्यार कर सकते हैं वो दूसरा दुनिया में कोई भी नहीं कर सकते। इस कहानी से तो यही एक तरीके से हमें सीख मिलती है कि एक चीज़ समझ में आती है। तो बेसिकली है क्या इसमें जो दो तीन चीज़ें हैं, जो दो तीन थीम यहाँ पर नज़र आती है। एक तो इसमें होम सिकनेस का थीम है, बट द चाइल्ड हैज़ अ लॉन्गिंग बिकॉज ही ऑलवेज वांटेड टू गो बैक टू हिज होम एंड लिव इन द कंपनी ऑफ हिज फ्रेंड्स एंड हिज ब्रदर एंड हिज मदर। एंड एक रिजेक्शन का भी इसमें थीम कहीं पर दिखता है कि वो कॉन्स्टेंटली ही इज बीइंग रिजेक्टेड फर्स्ट बाय हिज ओन मदर देन बाय हिज ओन आंट। और एक आइसोलेशन का मतलब ही रिमेन आइसोलेटेड थ्रू आउट द स्टोरी। पूरी कहानी में उसको कहीं पर कोई ऐसा किरदार नहीं मिला है जो उसको एक बच्चे की फीलिंग्स को जो समझता हो या जिसने उसको उस तरीके से हैंडल करने की कोशिश की है। तो कुल मिला के इस बच्चे की बहुत ही ट्रेजिक डेथ होती है इस कहानी में। बहुत ही सेंटिमेंटल स्टोरी ये कही जाएगी, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है। तो ये कहानी का एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा, इस कहानी के बारे में, इस वीडियो के बारे में आपको कोई सजेशन फीडबैक है तो मेरे साथ आप शेयर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें। चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।